हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये प्रोसेस पौधे में आखिर होती कहाँ है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। तो चलिए आज पत्ती के अंदर एक सफर पे निकलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है? देखिए, ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक सीधा सा जवाब आएगा और वो जवाब गलत भी नहीं है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताता। बिल्कुल, एकदम सही। प्रकाश संश्लेषण पौधे के हरे हिस्सों में, खास तौर पर पत्तियों में होता है। लेकिन ये तो बस कहानी की शुरुआत है। असली एक्शन, असली जादू तो पत्ती की सतह के बहुत बहुत अंदर छिपा हुआ है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं। मान लीजिए हमने एक माइक्रोस्कोप उठाया है और पत्ती के अंदर झांक रहे हैं। हमारा ये सफर अब शुरू हो रहा है सेल्यूलर लेवल पर, यानी कोशिकाओं के स्तर पर। और जैसे ही हम पत्ती के अंदर जूम इन करते हैं, हमें कुछ खास तरह की कोशिकाएं यानी सेल्स दिखाई देती हैं। इन्हें कहते हैं मीजोफिल सेल्स। हमारी पड़ताल का अगला पड़ाव यही है। अब कमाल की बात देखिए, ये मेसोफिल कोशिकाएं खचाखच भरी होती हैं छोटी छोटी हरी संरचनाओं से, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट भी बड़े स्मार्ट हैं। ये खुद को कोशिका की दीवारों के साथ ऐसे लाइन में लगा लेते हैं ताकि इन पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। मतलब क्या शानदार डिजाइन है। अच्छा, तो हम पत्ती से मीजोफिल सेल में आए और अब हमें क्लोरोप्लास्ट मिल गए हैं। तो अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि इन नन्हे नन्हे हरे क्लोरोप्लास्ट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। चलिए और जूम इन करते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट को आप एक फैक्ट्री समझिए, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पावर हाउस, जहां फोटोसिंथेसिस का असली काम होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है। ये सेल के अंदर का एक छोटा सा अंग है, एक ऑर्गेनल, जहां सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के खाने यानी कि शुगर में बदला जाता है। अब अगर हम इस फैक्ट्री के अंदर देखें तो इसके दो मुख्य हिस्से हैं। एक है मेम्ब्रेनस सिस्टम, मतलब झिल्लियों का एक पूरा नेटवर्क, और दूसरा है स्ट्रोमा, जो एक तरह का लिक्विड है। और इन दोनों के काम भी एकदम अलग अलग हैं। और जैसा किसी भी अच्छी फैक्ट्री में होता है ना, यहां भी काम का बंटवारा एकदम साफ है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर। क्लोरोप्लास्ट के ये दोनों हिस्से एक ही मकसद के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग हैं। यहां देखिए काम कैसे बटा हुआ है। जो झिल्लीदार सिस्टम है उसका काम है सूरज की रोशनी को पकड़ना और उसे फौरन इस्तेमाल होने वाली केमिकल एनर्जी में बदल देना। ये एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच जैसे पैकेट में स्टोर होती है। फिर स्ट्रोमा का काम शुरू होता है। वो इन एनर्जी पैकेट्स का इस्तेमाल करके पौधे का असली खाना यानी शुगर बनाता है। अब इन दोनों विभागों के कामों को साइंटिस्ट्स ने दो अलग अलग चरणों में बांटा है। इन्हें कहते हैं लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस। तो ये दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन, जो सीधे सीधे प्रकाश पर निर्भर है, और दूसरी अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन, जिसे कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। लाइट रिएक्शंस होती हैं मेम्ब्रेन सिस्टम में और इन्हें चलने के लिए सीधे सूरज की रोशनी चाहिए। इनका काम है एनर्जी के पैकेट बनाना। वहीं दूसरी तरफ डार्क रिएक्शंस होती हैं स्ट्रोमा में, और ये सीधे लाइट पर नहीं बल्कि लाइट रिएक्शंस में बने उन्हीं एनर्जी पैकेट्स पर निर्भर करती हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। ये जो नाम है ना, डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया, इसे सुनकर लगता है कि ये रिएक्शन अंधेरे में होती होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, डार्क रिएक्शन नाम का ये मतलब कतई नहीं है कि वो अंधेरे में होती हैं या उन्हें लाइट की जरूरत नहीं है। असल में वो भी लाइट पर ही निर्भर हैं, लेकिन सीधे तौर पर नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, डार्क रिएक्शंस को चलने के लिए सीधे सूरज की रोशनी नहीं चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से उन एनर्जी पैकेट्स पर निर्भर हैं जो लाइट रिएक्शंस में बनते हैं। और लाइट रिएक्शंस तो बिना रोशनी के हो ही नहीं सकती। मतलब एक के बिना दूसरा नामुमकिन है। तो चलिए एक बार फटाफट से अपने सफर को याद करते हैं। हम एक हरी पत्ती से चले, उसके अंदर मेसोफिल कोशिकाओं में पहुंचे, वहां हमें मिली क्लोरोप्लास्ट नाम की फैक्ट्री, और फिर हमने उस फैक्ट्री के दो मुख्य विभागों मेम्ब्रेन सिस्टम और स्ट्रोमा को समझा, जहां असल में फोटोसिंथेसिस का पूरा काम होता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर सिर्फ खाना बनाने वाली ये नन्ही सी फैक्ट्री इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी परफेक्ट है, तो जरा सोचिए एक मामूली सी दिखने वाली पत्ती के अंदर और न जाने कितने रहस्य छुपे होंगे। अगली बार जब कोई पत्ती देखें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। अच्छा, कभी किसी पार्क में टहलते हुए सोचा है कि हर पेड़ की पत्ती का हरा रंग एक जैसा क्यों नहीं होता? कोई हल्का हरा है, कोई गहरा हरा, ऐसा क्यों? आज हम इसी दिलचस्प रहस्य की तह तक जाएंगे और जानेंगे उस सीक्रेट टीम के बारे में जो हर पत्ती के अंदर काम करती है। तो सवाल यही है, और इसका जवाब जितना सीधा लगता है ना, उससे कहीं ज्यादा मजेदार है। ये कहानी सिर्फ हरे रंग की नहीं है, बल्कि रंगों के एक पूरे ऑर्केस्ट्रा की है। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि एक पत्ती के अंदर आखिर छिपा क्या है। असल में बात यह है कि जो हरा रंग हमें दिखता है वो किसी एक चीज से नहीं बनता। ये तो एक मिक्स है, और एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन पावरफुल टेक्निक है जिसे कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। उससे हम इन सभी अलग अलग किरदारों को सामने ला सकते हैं। अब ये प्रोसेस ना बड़ा कमाल का है। होता क्या है कि जब सॉल्वेंट कागज पर ऊपर चढ़ता है तो वो पिगमेंट्स को अपने साथ ले जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि हर पिगमेंट की स्पीड अलग होती है, और बस इसी वजह से वो सब अलग अलग हो जाते हैं, बिल्कुल एक रेस की तरह। और ये देखिए, ये हैं हमारी 4 पिगमेंट्स की टीम, क्लोरोफिल ए और बी जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार हैं, और फिर हैं ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड जो पीले और नारंगी रंग देते हैं। यही हैं हमारी कहानी के मेन प्लेयर्स। चलिए अब बात करते हैं इस टीम के कैप्टन की, मतलब इस कहानी के असली हीरो की। हाँ, तो ये है क्लोरोफिल ए, दुनिया का सबसे कॉमन प्लांट पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस का ज्यादातर भारी भरकम काम यही करता है। सही मायने में यही है असली स्टार ऑफ द शो। अब किसी भी पिगमेंट को समझने के लिए ना एक चीज देखनी पड़ती है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर इसे ऐसे समझिए, ये उस पिगमेंट की लाइट डाइट है, मतलब वो कौन कौन से रंग की लाइट को खाना पसंद करता है। और यहां एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। क्लोरोफिल ए एक स्पेशलिस्ट की तरह है। ये नीले और लाल रंग की लाइट को तो खूब सोखता है, लेकिन हरी पीली लाइट को उसको ये ज्यादातर रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब वापस भेज देता है। और बिंगो, यही वजह है कि हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। तो अब एक सवाल तो बनता है ना? अगर हमारा मेन प्लेयर सिर्फ नीली और लाल लाइट ही सोख रहा है, तो क्या फोटोसिंथेसिस भी सिर्फ इन्हीं रंगों में होता होगा? यहीं से हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक और सुराग देखना होगा, और वो है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब ये हमें क्या बताता है? ये हमें दिखाता है कि फोटोसिंथेसिस असल में कौन कौन सी लाइट में सबसे ज्यादा होता है। और यहीं पर मामला उलझ जाता है। देखिए, जैसा कि हमने सोचा था, नीली और लाल लाइट में फोटोसिंथेसिस की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन जरा गौर कीजिए, ये हरी पीली लाइट में भी हो रहा है। ये तो वो लाइट है जिसे क्लोरोफिल ए पसंद ही नहीं करता। तो अब हम आ गए हैं अपनी मिस्ट्री के क्लाइमैक्स पर। अब हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर ये गड़बड़ किया है। तो प्रॉब्लम साफ है। एक तरफ है वो लाइट जो क्लोरोफिल ए सोखता है, और दूसरी तरफ है वो लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और ये दोनों मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब साफ है, हमारा स्टार प्लेयर ये सब अकेले नहीं कर रहा। और यही एंट्री होती है सपोर्टिंग कास्ट की, यानी हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स की, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स। हो सकता है ये स्टार ना हो, लेकिन इनके बिना शो चल नहीं सकता। और बस यहीं पर हमारी सारी पहेली सुलझ जाती है। ये एक्सेसरी पिगमेंट्स एक एंटीना की तरह काम करते हैं। ये उस हरी पीली लाइट को पकड़ते हैं जिसे क्लोरोफिल ए नजरअंदाज कर देता है, और फिर उसकी सारी एनर्जी को क्लोरोफिल ए तक पहुंचा देते हैं। मतलब कमाल का टीम वर्क है। तो अब ये तो साफ हो गया कि ये सब मिलकर काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये टीम वर्क पौधे के लिए कितना फायदेमंद है। तो इन सपोर्टिंग एक्टर्स के 2 मेन काम हैं। पहला, ये लाइट के पूरे स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी एनर्जी बेकार ना जाए। और दूसरा, ये एक बॉडीगार्ड की तरह हमारे स्टार प्लेयर क्लोरोफिल ए को जरूरत से ज्यादा लाइट से बचाते हैं, जिसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, ये पिगमेंट सिर्फ रंग भरने के लिए नहीं है, ये पौधे को ज्यादा पावर और ज्यादा प्रोटेक्शन दोनों देते हैं। और इसी के साथ हम वापस अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं, पत्तों के अलग अलग शेड्स क्यों होते हैं?
जवाब है, हर पत्ती में इन 4 पिगमेंट्स का मिक्स और रेशियो अलग-अलग होता है। हर पत्ती की अपनी एक सीक्रेट रेसिपी होती है। ये सोचने वाली बात है ना? कि कैसे एक छोटी सी पत्ती को चलाने के लिए पिगमेंट्स की पूरी टीम काम करती है। तो हमारे आसपास और कौन-कौन सी ऐसी अदृश्य टीमें हैं जो दुनिया को चला रही हैं? अगली बार जब कोई पत्ता देखें तो शायद सिर्फ उसका हरा रंग नहीं, बल्कि इसके अंदर की ये जबरदस्त टीम वर्क भी याद आए। आज समझते हैं एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में। ये वो प्रक्रिया है जिससे पौधे धूप को हमारे लिए एनर्जी में बदलते हैं। इसे ना एक माइक्रोस्कोपिक रेले रेस की तरह सोचिए, जो बहुत ही ज्यादा तेज रफ्तार से होती है। ये तो हम सबने पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना? पर यह होता कैसे है? मतलब सिर्फ धूप सोख लेना ही तो काफी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गजब की मशीनरी काम करती है, और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। ठीक है, तो इस रेस को समझने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, रिडॉक्स पोटेंशियल। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक एनर्जी की पहाड़ी के बारे में सोचना। जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नेचुरली पहाड़ी से नीचे की ओर जाते हैं, यानी कम से ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। ये बात याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाली है। तो चलिए रेस शुरू करते हैं, और हमारा पहला धावक, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है फोटोसिस्टम 2 या PS2। यहीं से सारा एक्शन शुरू होने वाला है। और फिर बैंग, जैसे रेस में बंदूक चलती है ना, वैसे ही 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाल रोशनी क्लोरोफिल से टकराती है। इससे एक इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है कि वो छलांग लगाता है, सीधा ऊपर उस एनर्जी की पहाड़ी पर चढ़ जाता है, और वहां पहुंचते ही एक दूसरा मॉलिक्यूल उसे फौरन पकड़ लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिले रेस में अगला रनर बैटन पकड़ता है। अब हमारा ये सुपरचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन रेस के अगले हिस्से में पहुंचता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां उसे कई सारे मॉलिक्यूल्स से होकर गुजरना है। यहां पर इलेक्ट्रॉन फिर से पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करता है। इस रास्ते में वो साइटोक्रोम नाम के प्रोटीन्स की एक पूरी चेन से गुजरता है, और हर कदम पर वो अपनी थोड़ी थोड़ी एनर्जी छोड़ता जाता है, जो अगले सिस्टम यानी फोटोसिस्टम I के लिए तैयार की जा रही है। और अब हमारा इलेक्ट्रॉन पहुंचता है रेस के फाइनल लैप में, फोटोसिस्टम 1 यानी PS1। यहां इसे रेस पूरी करने के लिए एक आखिरी जोरदार धक्का मिलने वाला है। अब सोचिए, हमारा इलेक्ट्रॉन थोड़ा थक चुका है, तभी 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की रोशनी उस पर पड़ती है और उसे मिलती है एक सेकंड विंड। ये फिर से एक्साइट होता है और एक और जोरदार छलांग लगाता है, इस बार पहले से भी ज्यादा ऊंची एनर्जी की पहाड़ी पर, और वहां से इसे फाइनल मॉलिक्यूल को पास कर दिया जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरी रिले रेस का मकसद क्या है? मकसद है एक स्टेबल एनर्जी से भरी हुई बैटरी बनाना। और ये रही फिनिश लाइन। अपनी आखिरी दौड़ में ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पहाड़ी से नीचे आता है और अपनी सारी ताकत NADP+ नाम के एक मॉलिक्यूल को दे देता है, और उसे चार्ज करके बना देता है NADPH। ये NADPH पौधे के लिए एक रिचार्जेबल बैटरी जैसा है, जिसे वो बाद में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसे Z स्कीम क्यों कहते हैं? जरा इसके सफर को देखिए। इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर जोर से और ऊपर गया, और फिर फाइनली नीचे आया। अगर आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे ना, तो ये टेढ़े Z जैसा दिखता है। बस इसीलिए इसका नाम Z स्कीम पड़ गया। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर फोटोसिस्टम 2 अपना इलेक्ट्रॉन बार बार देता रहेगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ से? वो तो खाली हो जाएगा। तो ये सिस्टम लगातार चलता कैसे रहता है? और इसका जवाब हमारी और आपकी जिंदगी का आधार है। जवाब है पानी का टूटना। यही वो प्रोसेस है जो इस रिले रेस को बिना रुके चलाए रखता है। फोटोसिस्टम 2 के पास ही पानी के मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये दिखाता है कि पानी के 2 मॉलिक्यूल टूटकर 4 प्रोटॉन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और वो 4 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, जिनकी हमें रेस के लिए जरूरत है। देखिए, इस प्रोसेस से निकली हर चीज कितनी काम की है।
इलेक्ट्रॉन वो तो गया रेस में दौड़ने, फोटोसिस्टम 2 की खाली जगह भरने। ऑक्सीजन वो हवा में चली गई जिसे हम सांस में लेते हैं। और प्रोटॉन वो भी एक जगह जमा हो जाते हैं ताकि बाद में उनसे और एनर्जी बनाई जा सके। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होता। जैसा कि एनसीईआरटी की किताब में भी साफ साफ लिखा है, फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी जगह पानी के टूटने से मिला इलेक्ट्रॉन ही लेता है। जरा सोचिए, पानी ही इस पूरी रेस का असली हीरो है जो लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेट करता रहता है। तो अगली बार जब आप किसी हरे पत्ते को देखें ना, तो बस ये मत सोचिएगा कि वो हरा है। सोचिएगा कि उसके अंदर खरबों छोटी छोटी रिले रेस एक साथ चल रही हैं जो सूरज की रोशनी को जिंदगी की एनर्जी में बदल रही हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी नजरों से छिपे हुए ऐसे और कितने कमाल के इंजन हमारे चारों ओर चल रहे हैं जो इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं।